Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है कॉस्ट अकाउंटिंग 1। कॉस्ट अकाउंटिंग ऑलरेडी दर्शन सर ने इसमें से काफ़ी सारे चैप्टर्स आपको करवाए हुए हैं, बट यूनिट 1 कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है जो कि टोटली थियोरी है वो यूनिट 1 आज हम करेंगे। यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पूरी जानकारी, ये टोटली थ्योरी बेस्ड लेक्चर है। मिनिमम 2 या 3 लेक्चर में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्यारा सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग 1, उसमें यूनिट 1 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटी के लिए आपके लिए आईएमपी है, वो क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस और वी कैन से मेरिट। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और उसके फ़ायदे हमें समझाना है। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें हमें कुछ मीनिंग समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट। आपको सर ने ऑलरेडी समझाया हुआ है, फिर भी एक बार पीपीटी लेक्चर में ये रिपीट कर लेते हैं। कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, द टोटल एक्सपेंडिचर अराइजेस बिटवीन प्रोडक्शन टू सेल ऑफ एनी आइटम इज नोन एज कॉस्ट। भाई जो टोटल खर्चे अराइजेस होते हैं कब, जब से आप कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो और जब तक आप उस प्रोडक्ट को सेल करते हो। यानी प्रोडक्शन स्टार्ट किया तो रॉ मटेरियल आपको लगा, दैट इज़ वन काइंड ऑफ कॉस्ट। फिर अपने प्रोडक्शन को फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट किया, आपने काफ़ी सारे लेबर, काफ़ी सारे वर्कर काम पे लगाए, फिर उसको पैकिंग किया वगैरह किया और सेल उसको कर दिया। तो जब तक आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो और प्रोडक्ट का सेल करते हो तब तक के जितने भी खर्चे अराइजेज होता है डेट इज़ नोन एज कॉस्ट। बहुत इजी डेफिनेशन, द टोटल एक्सपेंडिचर अराइजेज बिटवीन प्रोडक्शन टू सेल एनी आइटम इज नोन एज कॉस्ट। चलिए, सेकेंड मीनिंग, अब हमारी मेथड का नाम देखते हैं। मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट का अगर ये मीनिंग है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मीनिंग रहता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। यानी कि कॉस्ट को प्रेजेंट करने की टेक्निक को हम क्या कहेंगे, कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जिसे हम कहते हैं। कोई भी मेथड अगर आप कॉस्ट को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए दिखा रहे हो, दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग, राइट। चलिए, 2 मीनिंग समझने के बाद सीधा हमारा मेन टॉपिक पे जाते हैं। हम एडवांटेजेस देखते हैं। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग है तो कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, यस, दैट इज दी अनसर्टेनिंग कॉस्ट। भाई हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो हमें कॉस्ट ढूंढ के देता है। कॉस्ट यानी कि पड़तर, यानी कि आपकी प्रोडक्ट आपको कितने में पड़ रही है। सपोज़ आप एक कंपनी हो और आप 10 या 15 प्रोडक्ट बना रहे हो, पर जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो ना, तो फाइनल अकाउंट आपको है ना वो कंपनी की बैलेंस शीट शो करेगा। यानी कि आपका पीएनएल अकाउंट दिखाएगा कि भाई कंपनी को इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पर आपको 10 प्रोडक्ट बना रहे हो या 15 प्रोडक्ट बना रहे हो, पर उसकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है ना, वो आपको फाइनल अकाउंट्स ढूंढ के नहीं देगा। वो आपको कौन सा अकाउंट हेल्प करेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको अनसर्टेनिंग करके देगा कॉस्ट, यानी वो आपको पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करके देने वाला है। तो जब भी आपको 10 प्रोडक्ट बना रहे हो, हर एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी वो जानना हो, तो कौन सा अकाउंट हेल्पफुल रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ, ये उसका फ़ायदा हुआ कि वो हमें पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करके दे रहा है। सेकेंड फ़ायदा दैट इज़ प्राइस फिक्सेशन। अगर आप एक यूनिट की अपनी कॉस्ट ढूंढ सकते हो तो आप उसकी प्राइस भी फिक्स कर सकते हो। जैसे कि आप 11-12 से पढ़े हुए हो, अकाउंट का बेसिक फंडा, हाँ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो जब आप अपनी कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हो, सपोज मैं कोई एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, पेन का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, अगर मैंने अपनी पेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ढूंढ ली 7 रुपये,
फिर मैं देखूंगा कि मार्केट में मेरे जैसी 10 कंपनी है, वो 10 रुपये में बेच रही है, 15 रुपये में बेच रही है, तो मेरी कॉस्ट आई 7 रुपये, तो 7 में दूसरे 3 रुपये प्रॉफिट में ऐड करूँगा, मेरी सेलिंग प्राइस कितनी फिक्स हो जाएगी, 10 रुपीज़। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस फिक्स करना है, कौन सा अकाउंटिंग हेल्पफुल रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का फ़ायदा है। नेक्स्ट फ़ायदा दैट इज़ प्रिपेयरिंग टेंडर। टेंडर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड बिजनेस करते हो और मोस्टली मैन्युफैक्चरर हो या फिर जैसे कि रोड कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे गवर्नमेंट होते हैं, वो काफ़ी सारे लोगों के पास से टेंडर मंगवाते हैं। टेंडर यानी कि एक तरह का एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि आप कितना उस प्रोजेक्ट के पीछे खर्चा करने वाले हो, आप कितने टाइम पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, वो होता है टेंडर। तो जब भी कोई टेंडर प्रिपेयर करना हो तो आपको कौन सा अकाउंटिंग हेल्पफुल रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करके देता है, वो प्रोजेक्ट का टोटल खर्चा फाइंड आउट करके दे रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ये वन ऑफ द एडवांटेजेस हुआ कि जब भी कोई टेंडर प्रिपेयर करना है तो आपको कौन सा अकाउंटिंग हेल्पफुल रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये इम्पोर्टेंट उसका हुआ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर वो है वेस्टेज, यानी कि एलिमिनेटिंग वेस्टेज। यहाँ पे वेस्टेज क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हो तो उसमें ना रॉ मटेरियल जब भी आप यूज़ करते हो तो उसमें कुछ मटेरियल ऐसा होता है ना जो यूज़लेस हो जाता है, जिसका आप पूरा उपयोग नहीं कर पाते। वैसे ही लेबर में भी ऐसा होता है कि लेबर कुछ घंटे अगर काम ना करे, वो बैठे रहे, तो वो एक तरह का वेस्टेज होता है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करके देता है आपको, ये इतने जो वेस्टेज है वो मिनिमम करके देता है, यानी कि वेस्टेज कम से कम हो ऐसे वो सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी उसका वन ऑफ द एडवांटेजेस हुआ। यहाँ पे हर एक एडवांटेजेस के साथ मैंने एक उसका इमेजिनरी फिगर इमेज डाला हुआ है, मतलब कि आपको पॉइंट भी दिखे और साथ में वो इमेज भी दिखे, इमेज के थ्रू आप वो पॉइंट को अंडरस्टैंड कर पाओ, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े, इसके लिए पॉइंट के साथ साथ मैंने एक इमेज भी रखा हुआ है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए। तो ये ऑनलाइन पीपीटी लेक्चर थ्रू अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें आपको ये ऐसा प्रेजेंटेशन फ़ायदेमंद हो सकता है अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने के लिए। चलिए एडवांटेजेस में नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ डेटा फॉर कंपैरिजन, यानी कि आप एक दूसरे साल के डेटा को कंपेयर कर सकते हो। मैंने इस साल कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन किया, मैं पिछले साल का कॉस्ट अकाउंटिंग अगर देखना चाहूँ तो मैं वो देख के कंपेयर भी कर सकता हूँ, क्योंकि हर साल हम एक जैसे अकाउंट बनाएंगे। तो जब भी ऐसी इनसफिशिएंसी की बात हो या डेटा कंपेयर करना हो, पास्ट डेटा के साथ कंपैरिजन करना हो, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बहुत ही यूज़फुल रहता है, क्योंकि आप एक जैसे अकाउंट हर साल मेंटेन करते हो तो आप एक साल का डेटा दूसरे साल के डेटा के साथ आप मैच कर सकते हो। इससे आपकी एफिशिएंसी आपको दिखेगी, वेस्टेज कितना कम हुआ वो दिखेगा। तो ये डेटा कंपैरिजन के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्पफुल है। नेक्स्ट एडवांटेजेस अगर हम देखें तो वो है लोकेटिंग अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी, यानी कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसा मैंने आगे एग्जांपल में बताया था, अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो तो कोई प्रोडक्ट ऐसी होगी जो आपको प्रॉफिट नहीं करवा रही होगी। फॉर एग्जांपल बालाजी है तो वो वेफर्स बनाती है, बहुत सारे नमकीन बनाती है, वो बहुत सारी नमकीन की वो जो चीज़ें बनाती है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी हर एक प्रोडक्ट मार्केट में चल रही हो, उसके 2-3 प्रोडक्ट के अलावा बाकी के जो प्रोडक्ट है वो आप देखे भी ना हो। तो ऐसा हो सकता है कि वो बहुत सारी प्रोडक्ट बना रही हो पर उसमें से कुछ कम मार्केट में चल रही हो। तो कंपनी को कब मालूम पड़ेगा ऐसा, जब वो ऐसे कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा मेंटेन करेगी तब। तो उनको पता चलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट उनकी मार्केट में नहीं चल रही है। तो अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी फाइंड आउट करनी हो, कौन सा अकाउंट हेल्पफुल रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये उसका फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट एडवांटेजेस अगर हम देखें तो वो है अनसर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस। अगर आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना चाहते हो पर यूनिट, प्रॉफिट एंड लॉस तो आपको पीएनएल में से भी मिल जाता है, फाइनल अकाउंट पे से भी मिल जाता है, पर जब आपको पर यूनिट प्रॉफिट या पर यूनिट लॉस फाइंड आउट करना हो तो कौन सा अकाउंटिंग हेल्पफुल रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये आपको पता यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग पे से आपको पता चलता है कि भाई कंपनी ने प्रॉफिट किया है तो प्रॉफिट के पीछे का रीज़न क्या है। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो भाई कौन से रीज़न से कंपनी को लॉस हो रहा है वो कॉस्ट अकाउंटिंग पे से पता चल जाएगा। तो ये उसके फ़ायदे हुए। नेक्स्ट एडवांटेजेस अगर हम देखें तो वो है बेनिफिट टू द होल इंडस्ट्री। इससे क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करने से ये एक ऐसे सिस्टम है जहाँ पे पर यूनिट और पूरी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं।
तो सेंट्रलाइज अगर आप ऑफिस बना रहे हो, सपोज आपकी बहुत सारी ब्रांचेज है, तो ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन भी कॉस्ट अकाउंट पे से इजीली मिल जाएगी। तो इससे ऑल ओवर इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, यानी कि जो अवेलेबल डेटा है कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप मेंटेन कर रहे हो उससे पूरे बिजनेस यूनिट को फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट और लास्ट एडवांटेजेस अगर हम देखें तो वो है इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। भाई यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें ना मेनली उसका एक फ़ायदा है कि वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहता है। जैसे कि आपको कोई कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस करना है, सपोज कोई प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, उसका सेल कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है पर यूनिट, आपको ये ढूंढना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही हेल्पफुल रहता है। सपोज आपको बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको टेम्पररी क्लोज करना है या फिर लॉस में अभी चलाना है जैसे तैसे, तो वो डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहता है। सपोज आपको एक प्रोडक्ट बना रहे हो जिसका रॉ मटेरियल बाहर भी अवेलेबल है, आप वो खुद भी बना सकते हो, तो मेक एंड बाय डिसीजन, आपको कोई भी रॉ मटेरियल खुद बनाना है या बाहर से परचेस करना है, ऐसे बहुत सारे डिसीजन लेने में कौन सा अकाउंटिंग हेल्पफुल रहता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के फायदे हुए कि वो हमें डिसीजन लेने में हेल्पफुल रहता है। तो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जो यहाँ पे पहला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। चलिए एडवांटेजेस के बाद अब सेकंड टॉपिक पे जाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब देखने वाले हैं लिमिटेशन। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के फायदे के साथ साथ उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। उसमें से सबसे पहला लिमिटेशन दैट इज़ अननेसेसरी, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग हर एक फॉर्म के लिए वो ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कोई अगर छोटा सा बिजनेस चला रहा है, छोटा सा फॉर्म चला रहा है, अगर कोई एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उनको तो पता ही होता है कि उनकी पर प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी होगी, वो कितने सेलिंग प्राइस पे बेच सकते हैं, तो उनको कस्टमर का जो टेस्ट होता है वो भी मालूम होता है। तो उनके लिए ऐसा एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना दैट इज़ अननेसेसरी। वो लोग अगर फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कंपलसरी है। फाइनल अकाउंट बनाना यानी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना हर कंपनी के लिए ज़रूरी है, तो वो लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे, पर कॉस्ट अकाउंट उनके लिए अननेसेसरी हो जाएगा। मतलब कि जो छोटा सा बिजनेस है उनके लिए ये एक्स्ट्रा अकाउंट मेंटेन करना दैट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। ये उसकी फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन जो कि कॉमन है, एक्सपेंसिव, यानी कि अगर आप कोई भी लिमिटेशन के पॉइंट्स लिख रहे हो ना मेथड के, तो उसमें एक्सपेंसिव 100% लिमिटेशन में आएगा। क्यों? कॉस्ट अकाउंट के लिए देखो अलग से आपको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे जो आपके कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करेंगे, कॉस्ट मैनेजर रखना पड़ेगा जो आपके कॉस्ट अकाउंट को देखेगा। तो वो लोग मुफ्त में काम नहीं करेंगे, उनको आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करना यानी कि वो एक्सपेंसिव हुआ, तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन हुई। नेक्स्ट लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो वो है कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। देखो कॉस्ट अकाउंट के लिए कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट कंपनी एक्ट में अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट की तो उसका फॉर्मेट कंपनी एक्ट में अवेलेबल है, जबकि कॉस्ट अकाउंट के लिए कोई भी फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है। तो दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग कि उसको बनाए कैसे, उसकी पैटर्न कैसे रखे। तो हर कंपनी अपने हिसाब से कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करती है। तो मतलब ये हुआ कि वो सिस्टम एक तरह का कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है, तो दैट इज़ नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। ये भी उसकी एक लिमिटेशन हुई, राइट। तो कॉम्प्लिकेटेड है, ये उसकी लिमिटेशन। नेक्स्ट लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो वो है नॉट यूजफुल फॉर मोनोपोलिस्ट, यानी कि जो इसका बिजनेस मोनोपोलिस है, जो अपनी प्रोडक्ट 100% मार्केट में चला रहा है, उसके अलावा कोई वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, तो उनके लिए तो भाई कॉस्ट अकाउंटेंट मेंटेन करना दैट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। यानी कि जो इसका बिजनेस मोनोपोली है उनको अपनी कॉस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, उनको सेलिंग प्राइस भी जो रखेंगे वो लोग कस्टमर लेने ही वाले हैं, तो उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग यूजलेस है। तो ये भी आपकी उनकी एक लिमिटेशन बन जाती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग मोनोपोलिस के लिए नहीं बेटर सिस्टम है। लास्ट लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो वो है एस्टिमेटेड कॉस्ट। यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट अकाउंट में जब भी आप कॉस्ट फाइंड आउट करते हो तो वो एग्जैक्ट नहीं होती, यानी कि वो एस्टिमेटेड की हुई थी। जैसे कि अगर आप कोई खर्चे बांट रहे हो, अगर आप खर्चे गिन रहे हो कॉस्ट में, तो वो खर्चे ऑलवेज एस्टिमेटेड होते हैं, उतने ही खर्चे होंगे ये ज़रूरी नहीं है। तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन हो जाती है कि वो फैक्ट को नहीं दिखा रहा है। जो भी आपको कॉस्ट प्रोवाइडिंग होगी कॉस्ट अकाउंटिंग से वो एस्टिमेटेड होगी।
तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन हुई, राइट। तो ये सिर्फ 5 लिमिटेशन है, ये क्वेश्चन अकेला नहीं आ सकता। जैसे कि गुजरात यूनिवर्सिटी पिछले 2 साल से कंटिन्यूस ये क्वेश्चन पूछा है 18 में और 19 में, पर ये अकेला क्वेश्चन नहीं आएगा, ये किसी क्वेश्चन के साथ पूछा जाएगा। जैसे कि आपको बोलेंगे व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि 5 ही पॉइंट है, तो आपको ये लिमिटेशन याद रखनी है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों मेंटेन करना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव बताओ। बच्चों ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक बार आया है, वो तो मतलब कम आईएमपी आप कह सकते हो, और वैसे भी आप एडवांटेजेस के पॉइंट को अलग तरीके से ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेन कर सकते हो कि कॉस्ट अकाउंट के जो फायदे वही उसके ऑब्जेक्टिव होंगे। तो देखो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट कॉस्ट प्रोडक्ट, यानी कि अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट चाहिए तो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। जब भी आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करके दे रहा है, तो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हुआ फाइंड आउट कॉस्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो वो है डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस, यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ प्रोसेस में बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है, अगर आप क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, हाँ आप कपड़ा बना रहे हो, शर्ट बना रहे हो, पैंट बना रहे हो, तो उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे कि सबसे पहले आपको कॉटन लेना होता है, तो कॉटन आप बनाते हो, फिर उसको स्पिनिंग, वीविंग, बहुत सारी प्रोसेस में से पास ऑन करना पड़ता है, फिर लास्ट में कलर करना पड़ता है, हाँ फिर कटिंग होके फिर शर्ट आपका रेडी होता है। तो मतलब वो एक तरह का प्रोसेस में से पास ऑन होता है। तो ऐसी चीज़ें जो प्रोसेस में है, तो हर प्रोसेस की अगर आपको कॉस्ट चाहिए, कौन सा अकाउंट हेल्पफुल रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ये भी ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि वो आपको पर यूनिट कॉस्ट के साथ साथ हर प्रोसेस की कॉस्ट भी फाइंड आउट करके दे रहा है, तो ये भी उसका ऑब्जेक्टिव। अगर थर्ड की बात करें तो वो है प्रॉफिटेबिलिटी। जब भी आपको कोई प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि आपको अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें से कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। कोई प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकती है, जैसे मैंने आगे बालाजी का एग्जांपल दिया कि कोई आप 10 प्रोडक्ट बना रहे हो पर उसमें से 2 प्रोडक्ट तो मार्केट में चल ही नहीं रही है, तो ऐसी कोई अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, उसको जानने के लिए कौन सा अकाउंटिंग हेल्पफुल रहेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी फाइंड आउट करने के लिए भी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है डेटा फॉर मैनेजमेंट। यस, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को बहुत ही हेल्पफुल रहता है। जैसे कि मैनेजमेंट को कोई फ्यूचर डिसीजन लेना है तो वो फ्यूचर डिसीजन कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे ले सकता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अपना डिसीजन ले सकता है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्पफुल है मैनेजमेंट को, ये भी उसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वो भी उसके जैसा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो सपोज अगर आपके पास रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल कितनी आया है और कितना रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, आपको पूरा इन्वेंटरी का वैल्यूएशन आपको वो प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपके पास अभी कितना फिनिशिंग गुड्स है, कितना वेस्टेज हुआ, हाँ आपके पास रिसिप्ट कितनी है, पैसे कितने आए, कितने इशू किए आपने, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसे आप मटेरियल में बहुत सारी मेथड पढ़ चुके हो, हाँ तो वो इन्वेंटरी का पूरा इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव हुआ कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से हमें मिल रही है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है हेल्पफुल इन कॉस्ट अकाउंट, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, जो आप बिजनेस चला रहे हो, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से मिल जाती है। वो कॉस्ट बनाने में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप एक तरीके से ये पॉइंट में ये भी लिख सकते हो कि कंट्रोलिंग पर्पस अगर देखें तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बिजनेस में कंट्रोलिंग करना है, कोई भी चीज़ कंट्रोल करनी हो तो आपके पास वो डेटा होना चाहिए और कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है वेस्टेज, जो आगे एडवांटेजेस में आ चुका है। हमें वेस्टेज अगर कम से कम करना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्पफुल रहता है। ये ऑब्जेक्टिव में काफ़ी सारे एडवांटेजेस के पॉइंट हैं, सो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो डिफरेंट है, कॉस्ट ऑडिट। अब ऑडिट क्या है, चेकिंग ऑफ अकाउंट। अगर आप अकाउंट चेक करना चाहते हो
जैसे कि आपने कॉस्ट अकाउंट बनाया, वो अकाउंट सही है या गलत है, जब ऑडिट होगा तब पता चलेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करने का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप कॉस्ट ऑडिट करो तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बनाना ज़रूरी है। ऑडिट कब होगा? जब आपने अकाउंट मेंटेन किया होगा तब। तो ऑडिटिंग के लिए आपको पहले कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा, ये भी उसका ऑब्जेक्टिव। लास्ट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो वो है हेल्पफुल फॉर डिसीजन ऑफ सेल्स प्राइस, यानी कि जब भी आपको कोई प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस फिक्स करनी हो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर आप कॉस्ट डिटरमाइन करोगे तो आपको सेलिंग प्राइस कितना रखना है वो डिसीजन लेने में हेल्पफुल होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको सेलिंग प्राइस फिक्स करने में भी हेल्पफुल रहता है। काफ़ी सारे पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एडवांटेजेस क्या है? अब तक हमने 3 क्वेश्चन देखे, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लिमिटेशन एंड ऑब्जेक्टिव। अब सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट 2-3 साल में 2 बार पूछा गया है। आपको कुछ टर्म्स समझानी है, जिसमें से पहली टर्म्स है कॉस्ट सेंटर। ये 2017-18 में पूछा था। एटेमेनी 2 करके आपको 7 मार्क्स में ये पूछा गया था। तो कॉस्ट सेंटर क्या है? अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट सेंटर का मीनिंग समझना ज़रूरी है। तो उसके बारे में पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। For ascertaining cost of production, the business enterprise is divided into different units and cost is determined with reference to each such unit. Each such unit or subdivision is known as cost center. यहाँ पे आपको मीनिंग समझाया गया है कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करते हो तो बिजनेस एंटरप्राइज उसको प्रोडक्शन को डिफरेंट यूनिट में डिवाइड करता है, या फिर जो सब डिवीज़न है उसमें वो लोग डिवाइड करते हैं। तो जो भी सब डिवीज़न है या फिर जो भी यूनिट में वो लोग डिवाइड करते हैं ना उसको, प्रोडक्शन को, उस हर एक यूनिट को बोला जाता है कॉस्ट सेंटर। या जो भी डिवीज़न में वो लोग डिवाइड करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कॉस्ट सेंटर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम फॉर्म चला रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज बांटा जाता है। सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट, यानी कि परचेज डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट होता है जो रॉ मटेरियल परचेस किया है उसके बेस पे प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तीसरा डिपार्टमेंट होता है सेलिंग डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्शन हुआ है उसका सेलिंग का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह। तो ये तो मैंने 3 डिपार्टमेंट में बांटे, परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल। ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हो सकता है, सब डिवीज़न हो सकता है। अगर आप किसी फैक्ट्री की विजिट की हो, इंडस्ट्रियल विजिट किया हो आपने, तो उसमें आप देख पाओगे कि जब भी कोई प्रोडक्शन होता है ना तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज होता है या सब डिवीज़न वाइज होता है। तो जब भी कोई सब डिवीज़न वाइज आप प्रोडक्शन करते हो तो हर एक सब डिवीज़न को क्या बोला जाता है? कॉस्ट सेंटर। यानी कि फिर आप जब भी कॉस्ट फाइंड आउट करोगे ना तो वो सेंटर की कॉस्ट फाइंड आउट करोगे पहले, फिर टोटल सबका करोगे। यानी कि प्रोडक्शन को अलग अलग सेंटर या यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, उसको बोला जाता है कॉस्ट सेंटर। तो बहुत ईजी मीनिंग है पर आपको समझ में आना चाहिए। देखो बच्चों, एक और चीज़, जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं या पीपीटी थ्रू रिकॉर्ड करते हैं तो कई बार व्हीकल्स वगैरह की आवाज़ आती है, तो वो नेचुरल है, तो उसको हम रोक नहीं सकते। तो ये आपको पता होता है, जैसे आप क्लास में बैठते हो तो भी कई बार हॉर्न की आवाज़ आती है, व्हीकल की आवाज़ आती है, तो वो नेचुरल है, तो उसको हम नहीं रोक सकते। पर हम हमारे पढ़ाई का सफ़र आगे बढ़ाते हुए कॉस्ट सेंटर के बाद दूसरा एक और वर्ड है, दैट इज़ कॉस्ट डिराइव। कॉस्ट डिराइव का भी मतलब जान लेता है, पहले देख लेंगे फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। कॉस्ट डिराइव इज एनी फैक्टर दैट अफेक्टेड कॉस्ट। इफ देयर इज एनी चेंज इन कॉस्ट डिराइव, द टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो changes. For example, the total number of units produced is as a cost derived total cost. Similarly, the number of customers and the number of advertisement, the number of salesmen, and the number of set up are also
कॉस्ट डिराइव्स, यानी कि कॉस्ट डिराइव क्या है, जिसके बेस पे इन शॉर्ट आप कॉस्ट फाइंड आउट करते हो। मतलब मैंने कोई भी बेसिस लिया जो आपकी कॉस्ट को इफेक्ट कर रहा है, कोई भी फैक्टर है जो आपकी कॉस्ट को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज योर कॉस्ट डिराइव इन शॉर्ट। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे नंबर ऑफ कस्टमर है, मैंने कोई चीज़ बना रहा हूँ, सपोज वो कोई एज ग्रुप के रिलेटेड है, जैसे कि मैं कोई परफ्यूम बना रहा हूँ, तो परफ्यूम का मोस्टली यूज़ कौन करेंगे, यंगर जनरेशन, राइट। तो वो एक नंबर ऑफ कस्टमर के साथ रिलेटेड है। अगर मैं टॉय मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो टॉय का यूज़ कौन करेंगे, छोटे बच्चे, चिल्ड्रंस। तो वो नंबर ऑफ कस्टमर उसकी क्या रहेंगे, थोड़े चिल्ड्रन टाइप के कस्टमर जो अपने चाइल्ड के लिए वो लोग परचेस करेंगे। तो अगर मेरी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट डिराइव को अगर मैं देखूँ तो वो नंबर ऑफ कस्टमर के बेसिस पे हो सकता है, यानी कोई एज ग्रुप के हिसाब से हो सकता है। फिर नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बेस पे, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट की ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की है, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, सब जगह एडवर्टाइजमेंट की है, तो मेरा कॉस्ट डिराइव वन ऑफ द क्या हुआ, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मैं ज़्यादा एडवर्टाइज करूँगा, ज़्यादा मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट डिराइव हो सकता है नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। नंबर ऑफ सेल्समैन, अगर मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड है, तो मेरे पास जितने ज़्यादा सेल्समैन रहेंगे मेरा कॉस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सेल्समैन को सैलरी देना पड़ेगा। तो ऐसी जब भी कोई ऐसी चीज़ों के बेस पे आप अपनी कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हो, हाँ, जो अफेक्ट होता है कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को अफेक्ट होता है, मतलब कॉस्ट डिराइव अगर चेंज होता है तो आपकी टोटल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो उसको बोला जाता है कॉस्ट डिराइव, जिसके बेस पे आप फाइंड आउट करते हो। तो ये भी बहुत इजी हुआ। एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, उसकी डेफिनेशन को भी ले लेते हैं, जो एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, कन्वर्जन कॉस्ट। अब ये कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, नाम बहुत इजी। कन्वर्जन कॉस्ट इज अ टोटल ऑफ द ऑल कॉस्ट incurred on labor, direct expenses and factory overhead for the converting raw material into finishing goods. In other words, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, इन अदर वर्ड्स वी गेट कन्वर्जन कॉस्ट बाय डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम अ फैक्ट्री कॉस्ट। द कन्वर्जन कॉस्ट डिडक्ट होता है रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बिकॉज दे आर परचेज फ्रॉम आउटसाइड। यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, 4 या 5 लाइन में पूरा आपको पैराग्राफ में समझाया हुआ है। कन्वर्जन कॉस्ट है टोटल कॉस्ट जब आप इनकर्ड करते हो, लेबर की, एक्सपेंसेस की, फैक्ट्री ओवरहेड की, इन शॉर्ट रॉ मटेरियल को आप फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करते हो, तो उसको बोला जाता है कन्वर्जन कॉस्ट। एक तरह की आपकी टोटल कॉस्ट है रॉ मटेरियल को फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट। पर इसमें सोचने वाली बात यह है कि रॉ मटेरियल जो आप आउटसाइड से परचेस करते हो ना, रॉ मटेरियल को कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में इंक्लूडिंग नहीं किया जाता, क्योंकि आप उसको बाहर से खरीद रहे हो। बाहर से खरीदने की कॉस्ट कभी नहीं लगती, पर रॉ मटेरियल खरीद लिया, फिर उसके बाद जो प्रोसेस आपने किया ना, वो सारी कॉस्ट आपके लिए कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये बहुत इजी रहा। 3 अलग अलग मैंने वर्ड समझाए आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ऑप्शन में निकल जाता है, पर फिर भी आपको समझना ज़रूरी था। कॉस्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट डिराइव एंड कन्वर्जन कॉस्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सफ़र आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन डिफरेंस मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि कॉस्टिंग के डिफरेंट मेथड को डिस्कस करो। आप कॉस्ट में और कितनी मेथड्स है, उसमें बहुत सारी मेथड्स है। उसमें से सबसे पहली मेथड अगर हम देखें तो वो है यूनिट कॉस्टिंग। अब यूनिट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो, या फिर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहे हो, या फिर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बना रहे हो पर वो एक जैसी है। जैसे कि कोई सोप मैन्युफैक्चरर है, वो अलग अलग सोप मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, पर उसमें कलर्स होता है, हाँ, अलग अलग फ्लेवर्स होता है, तो वो अलग एक ही तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट बना रहा है, तब आपको यूनिट कॉस्टिंग ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जो एक जैसा है, जैसे कि कोई ब्रिक मेकिंग, हाँ, आप ब्रिक यानी कि ईट बनाना दे दो, पेपर मिल्स है, डेयरी है, सीमेंट इंडस्ट्री है, वो लोग अपने यूनिट्स में प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनके लिए यूनिट कॉस्टिंग बेस सिस्टम हुआ।
अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, कैसे करोगे? सपोज आपने कोई 10,000 यूनिट बनाए, मैं पेन बना रहा हूँ, 10,000 पेन बनाने का खर्चा मेरा 1 लाख हुआ, तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट कैसे मिलेगी? 1 लाख टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट यानी 10,000। 1 लाख को अगर 10,000 से डिवाइड करोगे तो आपको पर यूनिट ₹10 कॉस्ट मिलेगा। तो यूनिट कॉस्टिंग किसके लिए? जो अपनी प्रोडक्ट यूनिट में बना रहे हैं, तो उनके लिए यूनिट कॉस्टिंग बेस्ड सिस्टम है। दूसरा कॉस्ट का मेथड है वो है जॉब कॉस्टिंग। जॉब का मतलब ये होता है जब भी आप कोई स्पेशल वर्क करके देते हो कस्टमर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हो, कोई आपके पास शादी के कार्ड छपवाना है और बोले मुझे 2,000 कार्ड छपवाना है या 1,000 कार्ड छपवाना है, तो जब आपको वो ऑर्डर देगा तो आपका प्रिंटिंग प्रेस है, आप 1,000 कार्ड का कॉस्ट फाइंड आउट करके दोगे। तो जब भी आप 1,000 कार्ड का कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हो, प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हो, तो वो 1,000 कार्ड का कॉस्ट मतलब आपका एक तरह का जॉब था और आपने जॉब की कॉस्टिंग निकाली। काम का कॉस्टिंग निकालना यानी कि जॉब कॉस्टिंग। तो प्रिंटिंग प्रेस वाले जॉब कॉस्टिंग को ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास जो भी काम आता है, जो भी डिज़ाइन का वर्क आता है, वो लोग कस्टमर के ऑर्डर के बेस पे उसको कंप्लीट करके देते हैं। तो वो जॉब कॉस्टिंग हुआ। एक तरह का स्पेसिफिक ऑर्डर के बेस पे जो कॉस्टिंग होता है वो है जॉब कॉस्टिंग। उसके जैसा एक और है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग एक तरह का जॉब कॉस्टिंग का ही पार्ट है, यानी कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन बैच वाइज करते हो, जैसे कि मेडिकल कोई भी कंपनी है तो वो लोग पैरामेडिकल कंपनी है क्या करती है, वो जब भी कोई टैबलेट बनाती है, जैसे कि वो कोई हेडेक की टैबलेट बना रही है या फिर कोई और टैबलेट बना रही है, तो वो लोग टैबलेट है ना बैच वाइज बनाएंगे। पहले ये टैबलेट बनाएंगे फिर दूसरी टैबलेट बनाएंगे, मतलब वो लोग एक तरह का बैच में प्रोडक्शन करते हैं। तो बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग का ही पार्ट है पर अलग से है मेथड कि वो बैच वाइज अगर अपना को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वो एक तरह का बैच कॉस्टिंग। जैसे कि कोई शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शूज़ बना रही है, तो वो लोग अलग अलग डिज़ाइन के बैच के हिसाब से पहले मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग जैसा है, बैच वाइज प्रोडक्शन करना, तो उनके लिए बैच कॉस्टिंग बेस्ड सिस्टम है। नेक्स्ट है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट और टर्मिनल कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट और टर्मिनल वो भी एक तरह का जॉब कॉस्टिंग का ही एक पार्ट है। कॉन्ट्रैक्ट यानी बिगेस्ट जॉब। अगर आपको कोई ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिले, हाँ आपको कोई अगर कोई शिप मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिले, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की जब आप कॉस्ट फाइंड आउट करते हो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट और टर्मिनल कॉस्टिंग। तो वो भी एक तरह की जॉब कॉस्टिंग की टेक्निक है पर बिगेस्ट जॉब है। यानी कि ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जब आप लोगे तो ब्रिज में आपको कितना रॉ मटेरियल जाएगा, कितना लेबर जाएगा, कितना और खर्चा लगेगा, वो सारा प्लस करोगे आप तो दैट इज़ योर कॉस्ट। तो वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी एक टेक्निक है कॉस्ट अकाउंटिंग की। नेक्स्ट टेक्निक दैट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग। ये भी आगे डिस्कस हो चुका है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और वो एक तरह की प्रोसेस में, जैसे कि सॉप इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, आपको डायरेक्ट पेट्रोल ज़मीन में से नहीं मिलता, उसके लिए एक प्रोसेस पास ऑन करनी पड़ती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, तो वो लोग अपने प्रोडक्ट प्रोसेस में बनाते हैं, तो उनके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग बेस सिस्टम रहता है। नेक्स्ट है दैट इज़ ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन यानी कि आपने कोई काम किया, आपने कोई प्रोडक्ट का जैसे कि गैरेज आप चला रहे हो, सपोज मान लो तो गैरेज चला रहे हो तो उसमें अगर कोई कार रिपेयर करवाने आता है तो उनके लिए आपने जितना काम किया है वो आपने जितना उसमें वर्क किया उतने आप पैसे मांगोगे। तो दैट इज़ वन ऑफ द ऑपरेशन कॉस्टिंग कि आपने जो काम किया है बदले में आप उसकी कॉस्ट लगाओगे और आप उतने पैसे चार्ज करोगे। तो ऑपरेशन के बेस पे जब कॉस्ट होता है दैट इज़ ऑपरेशन कॉस्टिंग, जैसे कि गैरेज वालों का कॉस्ट होता है। नेक्स्ट उसके थोड़ा सा सिमिलर वर्ड है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्क नहीं होता, जब आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो जो सर्विस का आपने काम किया है दैट इज़ नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जैसे कि कोई पावर हाउस है, वो कोई बनाता नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता। पावर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, वाटर वर्क होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, होटल्स होती है, थिएटर होते हैं, वो लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको जो कोई बीमारी है तो वो लोग ठीक कर देते हैं। होटल में जाते हो वहाँ पे पर रूम के हिसाब से वो लोग चार्ज लेते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्क नहीं होता।
तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ये भी एक कॉस्ट अकाउंट की मेथड है। नेक्स्ट अगर सिस्टम की बात करें तो वो है मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग। मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग कब यूज़ होता है? जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो एक तरह की प्रोसेस भी है, वो एक तरह का जॉब भी है, वो एक तरह का ऑपरेशन भी है। तो मतलब एक से ज़्यादा कॉस्ट अकाउंट की टेक्निक यूज़ हो, ऐसी इंडस्ट्री के लिए मल्टीपल कॉस्टिंग बेस्ड मेथड है। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई मोटर कार मैन्युफैक्चरर हो तो मोटर कार जब भी बनाते हो तो मोटर कार में अलग अलग मॉडल होते हैं। तो अलग अलग मॉडल का मतलब बैच कॉस्टिंग। आप कोई कस्टमर के आप लोग को 100 कार बनाने का ऑर्डर दिया तो जॉब कॉस्टिंग भी हुआ। हाँ, अगर वो कार है तो वो पर यूनिट में भी बोला जा सकता है कि एक कार की कॉस्ट कितनी, तो वो यूनिट कॉस्टिंग भी है। जब भी आप कार मैन्युफैक्चरिंग करते हो सबसे पहले क्या लगता है? तो इंजन फिट होता है। सबसे पहले डोर फिट होता है? नहीं होता है। तो कार एक तरह की प्रोसेस भी है, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग भी यूज़ करता है। तो मतलब कार इंडस्ट्री मल्टीपल कॉस्टिंग यूज़ कर सकता है। कोई कार मैन्युफैक्चरर है, बाइसिकल मैन्युफैक्चरर है, टाइपराइटर स्वीविंग मशीन मैन्युफैक्चरर है, तो ऐसे लोगों के लिए मल्टीपल कॉस्टिंग बेस सिस्टम है। तो वहाँ पे मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड यूज़ होता है। मेथड आपको समझ में आई होगी। इसमें से एमसीक्यू बहुत पूछते हैं बच्चों कि नीचे में से कौन सी मेथड यूज़ होती है, कौन सी इंडस्ट्री कौन सी मेथड को यूज़ करते हैं। लास्ट में हम टेबल भी देखेंगे जो हमें अलग अलग इंडस्ट्री की कौन सी मेथड उनके लिए आइडियल है वो भी दिखाएगा। तो इसमें से एमसीक्यू मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू के लिए ये टॉपिक ज़्यादातर आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो एक्स्ट्रा टॉपिक होगा कॉस्ट टेक्निक। अब मेथड और टेक्निक में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेथड यानी कि अलग अलग इंडस्ट्री के लिए वो कॉस्ट बनाने की टेक्निक सूटेबल है, जबकि टेक्निक का मतलब ये होता है कि कॉस्ट बनाने की कितनी अलग अलग टेक्निक है। मतलब आप कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे कैसे मेंटेन कर सकते हो, ब्रांचेस भी कह सकते हो, विच आर द ब्रांचेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें सबसे पहला आता है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, जो बच्चों अलग से टॉपिक है। हम इसके एडवांटेजेस लिमिटेशन भी देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी देखने वाले हैं कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग यानी एक तरह का सेम टेक्निक जो हर एक फॉर्म अपना सकता है, मतलब हर एक फॉर्म के लिए सुटेबल हो, ऐसी डेवलप की हुई टेक्निक, दैट मीन्स यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। नाम है यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा, सेम कॉस्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट कॉस्टिंग टेक्निक की अगर हम बात करें वो है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का मतलब ये होता है द कॉस्ट विच इज अराइजेज इन पास्ट, जो पास्ट में अराइज हो चुकी है और उसके बेस पे आप अपने कॉस्ट डिटरमाइन करते हो, दैट इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। नेक्स्ट उसका एग्जैक्ट उल्टा दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मतलब आप पहले से प्री डिटरमाइन करते हो, विच इज प्री डिटरमाइंड कॉस्टिंग भी उसको बोला जाता है। द कॉस्ट विच इज इंकर्ड इन फ्यूचर बट डिटरमाइंड इन प्रेजेंट इज नोन एज अन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जो कॉस्ट फ्यूचर में अराइज होने वाली है, जो फ्यूचर में आपको अराइज होगी पर आप पहले से उसका एस्टिमेशन कर रहे हो, तो इट इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और लास्ट टेक्निक है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल का सिमिलर वर्ड होता है वेरिएबल। वेरिएबल आप जानते होंगे विच इज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज विद प्रोडक्शन। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब भी यही होता है, द मार्जिनल कॉस्ट विच इज़ increase with production and decrease with production which is change with production is known as marginal costing। जब भी आप अपनी टोटल कॉस्ट ओनली वेरिएबल के बेस पे डिसाइड करते हो तो उसको बोला जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ पे इन दोनों में टॉपिक में से एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी कह सकते हो, 7 मार्क्स के लिए सिर्फ 1 या 2 बार ही यूनिवर्सिटी में पूछा गया है ये दोनों क्वेश्चन। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.